नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। आज बात छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार की करते हैं। लगातार ये रफ्तार बढ़ती जा रही है। रायपुर में संक्रमण दर 16% के पार पहुंच चुकी है, तो प्रदेश के 9 जिले ऐसे हैं जहां पर संक्रमण दर 5% से भी ज्यादा है। सबसे ज्यादा स्कूलों में कोरोना की एंट्री चिंता बढ़ा रही है। बढ़ते संक्रमण के बाद हाईकोर्ट और जिला कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई का फैसला ले लिया गया है। ऐसे में सवाल है कि तीसरी लहर से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ आखिर कितना तैयार है। छत्तीसगढ़ में बढ़ती संक्रमण दर इंतजामों पर क्या असर डालने वाली है। बच्चे तीसरी लहर में क्या ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। बढ़ते संक्रमण के लिए सरकार की क्या रणनीति है। रायपुर समेत 10 जिलों का संक्रमण चिंता बढ़ा रहा है। ऐसे में इन सवालों के जवाब तलाशेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर से खौफ पैदा होने लगा है। स्कूलों, थानों के साथ कोर्ट तक संक्रमण पहुंच गया है। शुक्रवार को आए आंकड़ों पर गौर करें तो शुक्रवार को छत्तीसगढ़ में 2828 नए केस मिले। छत्तीसगढ़ में कोरोना की संक्रमण दर 6.32% तक पहुंची। रायपुर में सबसे ज्यादा 899 केस। रायपुर में संक्रमित 72 लोगों की उम्र 1 से 18 साल। शुक्रवार को रायपुर में एक दिन में 3 मरीजों की मौत। कोरबा कलेक्ट्रेट में 19 पॉजिटिव। नवोदय विद्यालय भी चपेट में। कम से कम 9 जिलों में कोरोना संक्रमण की दर 5% के पार। रायपुर में कोरोना की संक्रमण दर 16% से अधिक है। के हालात है, सबको अध्ययन करते हुए कोई फैसला लेंगे। अभी मैं नहीं समझता कि इसके आर्थिक गतिविधि को रोक लगाने की आवश्यकता है या किसी प्रकार से कंटेनमेंट जोन को करने की आवश्यकता है। जो आवश्यक कदम है उठाए जा रहे हैं। जीनोम सीक्वेंस के लिए आज भी छत्तीसगढ़ में 20 से ज्यादा ऐसे टेस्ट हैं जो छत्तीसगढ़ में नहीं होते हैं, जिनकी टेस्टिंग के लिए छत्तीसगढ़ से बाहर भेजा जाता है। क्या छत्तीसगढ़ सरकार इतनी सक्षम नहीं है कि उसके लैब डाल दे, जीनोम सीक्वेंस के लैब डाल दे? लैब मांग रही है वहां से। लैब तो ये खुद डाल सकते हैं और लैब डाल के वहां से परमिशन लेना है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार भी कड़े फैसले ले रही है। हाईकोर्ट को बंद करने का फैसला लिया गया है। 11 जनवरी से हाईकोर्ट में वर्चुअल सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में वकीलों का प्रवेश भी प्रतिबंधित किया गया। आवश्यक होने पर ही वकील सीमित संख्या में आ सकेंगे। बिना सूचना के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे अधिकारी कर्मचारी। हाईकोर्ट में सीसीटीवी से सैनिटाइजेशन, थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क की होगी निगरानी। निचली अदालतों में भी हाईकोर्ट गाइडलाइन के अनुसार सुनवाई होगी। लोअर कोर्ट में भी पक्षकारों का प्रवेश प्रतिबंधित। ये व्यवस्था 11 से 31 जनवरी तक रहेगी। इस बार सबसे ज्यादा टेंशन बच्चों में फैल रहा संक्रमण बढ़ रहा है। बिलासपुर की बात करें तो पिछले 4 दिनों से मिलने वाले संक्रमितों में 20 से 25 बच्चे संक्रमित मिल रहे हैं। बिलासपुर ही नहीं, प्रदेश के अधिकांश जिले जहां संक्रमण तेजी से फैल रहा है, वहां भी बच्चों का संक्रमण दर ज्यादा है। यही नहीं, संक्रमण दर बढ़ने के साथ लापरवाही भी नजर आ रही है। लोग टेस्ट कराने के साथ ही अस्पताल में लापरवाही बरत रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। तो इस तीसरी लहर में जैसा कि पहले से बताया जा रहा है कि बच्चों पर ज्यादा असर हो सकता है और यही अब कहीं ना कहीं देखने को मिल भी रहा है। बच्चे ज्यादा संख्या में संक्रमित पाए जा रहे हैं और ये और ज्यादा चिंता बढ़ाने वाला मामला भी साबित हो रहा है। ठीक है, अब अभी जो स्थितियां हैं वो थोड़ी सामान्य है, लेकिन लगातार बच्चों की संख्या में जो इजाफा हो रहा है वो थोड़ा चिंतित करता है, डराता है। इसी मसले पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर शरद पंडित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। राजीव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मणि श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता हैं। मणि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मणि जी आप ही से करते हैं। वर्तमान परिस्थितियां अगर देखें, छत्तीसगढ़ के आंकड़ों को उठाएं तो अमूमन देखने में यही आ रहा है कि संक्रमित होने वालों में बच्चों की संख्या भी ज्यादा नजर आती है। इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके, इसको लेकर क्या कोई प्रयास हो पा रहे हैं? मणि श्रीवास्तव जी जी पहले ही वैज्ञानिकों ने बताया था कि जो तीसरी लहर है वो बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगी। तो उसके लिए सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी। हमारे पास बेड की पर्याप्त व्यवस्था 17,000 के लगभग बेड है, 10,000 आईसीयू है, वेंटिलेटर भी पर्याप्त मात्रा में है 6-7,000 के लगभग, और हमने मेडिकल स्टाफ भी बढ़ाया है। लगभग 22,000 के लगभग मेडिकल स्टाफ है और 3-4,000 के लगभग डॉक्टर्स है। और डोर टू डोर वैक्सीनेशन का काम हम लोग कर रहे हैं। हमारा प्रतिदिन जो है लक्ष्य है, प्रतिदिन 2.5 से 3 लाख जो है वैक्सीनेशन हम लोग कर ले रहे हैं, हमारा वो क्षमता है।
तो लगातार हम उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम खतरा जो है यहाँ के बच्चों को हो, क्योंकि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, उनकी सुरक्षा जो है हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार लगातार प्रयासरत, लगातार सावधानियां बरती जा रही है। बिल्कुल, लेकिन मणि जी, हम बच्चों के संक्रमित होने के बाद व्यवस्थाओं को तो दुरुस्त बता रखे हैं, लेकिन क्या इन बच्चों को संक्रमण से रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं? क्योंकि रायपुर में ही 1 से लेकर 18 साल तक के 72 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। बिलासपुर का आंकड़ा भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जहां 22 से 25 ऐसे बच्चे हैं जो पिछले 4 दिनों में संक्रमित पाए गए हैं। तो ये आंकड़े डरा रखे हैं और अलग अलग स्कूलों की जानकारियां तो आपके पास भी है कि कहां कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4, कहीं 5 बच्चे संक्रमित मिल रखे हैं। तब फिर सवाल यह है कि इस संक्रमण को रोकने के लिए क्या कोई उपाय उठाए जा रखे हैं, क्या कोई कदम उठाए जा रखे हैं कि बच्चे संक्रमित ना हो, इसके लिए कोई प्रयास हो जाए? संक्रमण ना हो, इसको रोकने के लिए सरकार की पूरी तरह सावधानी बरत ही रही है, लेकिन इसके लिए जो अभिभावक हैं उन्हें भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं अभिभावकों से भी अपील करना चाहूंगा और बच्चों से भी अपील करना चाहूंगा। सरकार तो लगातार जागरूक कर ही रही है, हिदायत दे ही रही है। अरे सर, स्कूल कब बंद होगी? मास्क अधिक से इनडायरेक्ट वे में मैं सवाल कर रहा था, अब डायरेक्ट पूछ लेता हूं। फैल तो स्कूलों में ही रहा है ना, स्कूलों से ही रहा है ना, हॉस्टल से ही रहा है ना, उन पर क्यों फैसला नहीं हो पा रहा है? देखिए, भूपेश सरकार जल्द से जल्द उस फैसला लेने वाली, सब चीज के लिए जो है भूपेश सावधानी बरतना सबकी जिम्मेदारी है। सावधानी बरतना सबकी जिम्मेदारी है, सावधानी सबको बरतनी चाहिए। सरकार बिल्कुल मुस्तैद है और किसी प्रकार की जो है गंभीर स्थिति यहाँ पैदा होने नहीं दी जाएगी। चलिए सर, उम्मीद है कि अगर जैसा कि सबको पता है वैश्विक स्तर पर इस तरफ इशारा किया जा रहा है कि बच्चों में संक्रमण ज्यादा फैल सकता है, तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक है, तो जल्दी से जल्दी स्कूलों को लेकर कोई फैसला कर लिया जाए। क्योंकि हाल ही में अभी हमने खबर चलाई थी कि 3 से 4 बच्चे संक्रमित पाए गए, उसके बाद भी कोविड गाइडलाइन का पालन स्कूल में हो नहीं रहा था। जब हमारे द्वारा खबर चलाई गई तब स्थानीय प्रशासन जागा और स्कूल को बंद करवाया गया। जब 3, 4, 10 बच्चे संक्रमित मिल रहे हैं, उसके बाद स्कूल को बंद करने के बजाय पहले अगर कोई फैसला लिया जाए, वापस से ऑनलाइन सिस्टम पर चला जाए, तो शायद बच्चों को बचाया जा सकता है। ऐसी उम्मीद करता हूं। मणि जी, लौटता हूं आपके पास। राजीव चक्रवर्ती जी से कमेंट ले लेता हूं। राजीव जी, का विपक्ष को ये सारी चीजें नजर नहीं आ रही? इसको लेकर क्या सार्थक का मांग नहीं की जा सकती विपक्ष की तरफ से कि कुछ महत्वपूर्ण कदम उठा लिए जाएं सिवाय आरोप लगाने के? नहीं, आरोप नहीं, हम तो साथ भी दे रहे हैं। देखिए, हमने भी सरकार को ये बताने की कोशिश की कि जीनोम सीक्वेंस की जो मशीनें हैं, जो डायग्नोस किट है, वो व्यापक मात्रा में लाया जाए। हमने सुझाव दिया है, सकारात्मक सुझाव दिया है। और जो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो भेजा जाता है, हमने सरकार से भी आग्रह किया और राज्य सरकार से भी आग्रह किया कि इसकी जल्द से जल्द व्यवस्था हो, ताकि। और देखिए, एक बड़ी दुविधा की स्थिति है कि अर्थतंत्र को भी चलने देना है, क्योंकि हम बहुत पिछड़ गए हैं। तो हम अर्थतंत्र को बढ़ावा देते हैं तो कोरोना कब है, और ये जो कोरोना है इसमें डेल्टा भी है और इसमें ओमिक्रॉन भी है। तो ये कब जो इसकी जो वायरस है, कब वो बाहर कन्वर्ट हो जाए दूसरे वायरस में, डेडली वायरस में, अभी तक तो हम समझ सकते पूरे भारतवर्ष के रूप में। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही है और हमने कहा है कि जो जीनोम सीक्वेंस है उसकी व्यवस्था रायपुर में हो, और ये जो समूह में जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, सरकारी कार्यक्रम, उसे रद्द किया जाए। अभी मैराथन का इन्होंने किया, पता नहीं वो बंद किया है कि नहीं, जो नगर निगम के द्वारा। तो बहुत सारे कार्यक्रम सरकारी किए जा रहे हैं। जो इसके पहले भी जो दूसरी वेब आई थी, हमने कहा था कि परसदा में क्रिकेट जो हुआ था, क्रिकेट का महोत्सव, उसे मत करवाइए। तो अभी भी हम बोल रहे हैं, सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि भीड़ वाला कोई भी सरकारी कार्यक्रम बंद नहीं किया जाए। महाविद्यालय अभी भी चल रहा है, यूनिवर्सिटी के लिए ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन फॉर्म लिए जा रहे हैं और लंबी लंबी कतारें हैं। तो सरकार से भी हम ये अनुग्रह करेंगे, विनय करेंगे कि कृपया भीड़ को मत लाइए। लेकिन दुर्भाग्य से देखिए, सरकार क्या है, चुनावी मोड में रहती है। अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो हमारे मुखिया जी का पूरा ध्यान उत्तर प्रदेश में है और प्रदेश की तरफ कम है। तो बल्कि उनका ये हर चीज में ये रहता है कि बीजेपी भी, कांग्रेस भी, तमाम राजनीतिक दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जब चुनाव आयोग ने मीटिंग की थी और आप लोगों से पूछा था, तो एक के भी हलक से आवाज नहीं निकली कि हाँ चुनाव आगे बढ़ा दीजिए। आप लोग सब
सत्ता चाहते हैं और यही वजह है कि चुनाव वहां पर भी आप कराए जा रखे हैं। खैर, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, प्रदेश में रहते हैं, कोरोना पर रहते हैं, वापस लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर शरद पंडित हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण बात का जिक्र राजीव जी ने किया, वो जिक्र ये किया कि ये जो वर्तमान परिस्थिति है इसमें डेल्टा भी है, इसमें ओमिक्रॉन भी है। क्या सर वर्तमान में ये अब हमें क्लियर करना होगा कि लोग अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि ये डेल्टा है, ये ओमिक्रॉन है तो डरने की जरूरत नहीं है, डेल्टा है तो हमें थोड़ा ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। इस चीज को जब तक हम नहीं निकालेंगे, हम सिर्फ कोरोना को कोरोना नहीं समझेंगे, तब तक स्थितियां नहीं सुधरेंगी। क्या वाकई आपको ऐसा लगता है? नहीं, देखिए, किसी भी तरह का ये वेरिएंट हो कोरोना का, परंतु हमको पूरी सतर्कता बरतना है और इससे बचने का प्रयास करना है। देखिए, इसमें कोई फर्क नहीं है यदि आप कहें कि ये डेल्टा का था या ये ओमिक्रॉन है या डेल्टा प्लस था, इसके पहले अल्फा, बीटा, गामा, ये अलग अलग जो है इसके वेरिएंट है, परंतु हर जो है वेरिएंट जो है अपने आप में मतलब सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी। इसको ऐसा मत लीजिए हल्के में। खैर, ये बात सही है कि जीनोम सीक्वेंसिंग और अन्य संसाधन जो है उसमें हम लोग थोड़ा पीछे रह गए हैं, परंतु ये सब अपनी जगह पर है, वो टेस्ट होते रहेंगे। परंतु आज जो तात्कालिक परिस्थिति है उसमें सबको जो है सतर्क रहना है। देखिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो पालन सुनिश्चित करें, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग और ये जो है इसके अलावा सैनिटाइजेशन, हैंड वॉशिंग, ये बहुत ही जो है प्रोटोकॉल का पालन करना उसको बहुत ही आवश्यक करा जाए और उसको करना चाहिए अवेयरनेस के द्वारा। चाहे हम जो है उसके लिए जो है रोको टोको अभियान जैसे अभियान चलाएं या फिर हम कुछ आर्थिक दंड करके जो इस किसी भी तरह से इनका इंप्लीमेंट होना चाहिए। किसी भी रूप में ऐसा जो है हल्के से नहीं लिया जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी वेरिएंट हो। देखिए, इसके अलावा टीकाकरण की जो बात कही जा रही है, टीकाकरण यदि जो है बृहद रूप से होगा, लार्जर स्केल पर होगा, हम लोग जो है अधिक से अधिक पॉपुलेशन को कवर करेंगे, तो 70% यदि पॉपुलेशन को कवर कर लेते हैं तो उसके साथ क्या होता है कि जो बचे हुए लोग हैं उनमें भी हर्ड इम्यूनिटी आती है। परिवार में यदि अधिकांश लोगों को लग गया, छोटे बच्चों को नहीं लगा यदि, तो बच्चे फिर भी सेफ हो जाते हैं क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी परिवार के अधिकांश सदस्यों में और बच्चों में भी डेवलप हो जाती है। तो मेरा ये कहने का आशय है कि ओमिक्रॉन है या ये डेल्टा है, डेल्टा प्लस है, इस तरह के भ्रम में ना रहें। हर जो है वेरिएंट से सतर्कता और सजगता जरूरी है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि कोरोना है और यही वजह है कि इससे सावधान रहना है। अब वो किस वेरिएंट का है, किस जाति का है, भारत की लैंग्वेज में अगर आप समझ लीजिए तो फिर उस पर मत जाइए, उसमें उलझ जाएंगे। सिर्फ कोरोना है यही समझिए और उससे सावधान रहिए। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। मैं लौटता हूं सर आपके पास। मणि जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, अगर हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो अब दर है पॉजिटिविटी की वो 6% से ऊपर पहुंच चुकी है। अगर रायपुर का जिक्र करें तो वो कहीं ना कहीं 16% से ऊपर नजर आ रही है। और छत्तीसगढ़ के लगभग 9 जिले ऐसे हैं जहां पर पॉजिटिविटी रेट 5% से भी ज्यादा है। बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि 5% से ज्यादा अगर पॉजिटिविटी रेट है तो वो कम्युनिटी स्प्रेड जैसी स्थिति है। तो क्या उस स्थिति में हम इसे संभालने के लिए, इसे थामने के लिए क्या कोई कदम उठा पा रखे हैं? क्या कोई प्रयास नजर आ रखे हैं जमीनी स्तर पर? मणि जी, देखिए दीपेश जी, लगातार इस पर चर्चा हो रही है सरकार के भीतर भी, और बहुत जल्द कोई अच्छा फैसला लिया जाएगा। अभी तक सावधानी के लिए जिन स्कूलों में इस प्रकार की स्थितियां पाई जाती है, ज्यादा संक्रमण फैल रहा है, उन स्कूलों को बंद किया जा रहा है। और अगर ऐसा लगेगा कि सारे स्कूलों को एक साथ बंद करना है तो वैसी स्थिति में भी जो है सरकार निर्णय लेगी, लेकिन फिलहाल वैसी स्थिति नहीं बनी हुई है और सरकार लगातार जो है मुस्तैद है। वैक्सीनेशन हमारे यहाँ बहुत अच्छा हुआ है, लगभग 100% लोगों को फर्स्ट डोज लग चुका है, लगभग 63-64% लोगों को आज तक जो है सेकंड डोज भी लग चुका है। बच्चों का वैक्सीनेशन भी बहुत अच्छी तरह हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ में ज्यादा घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। छत्तीसगढ़ में सरकार जो है लगातार अच्छा काम कर रही है। एक बात और जो है हमारे परिचर्चा के बीच एक निकल कर आई, जीनोम सीक्वेंसिंग जी। तो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो इसमें बिल्कुल भी राजनीति न करते हुए, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग जो तकनीक है वो बिल्कुल आधुनिक तकनीक है और एक केंद्र सरकार द्वारा ही राज्यों को उपलब्ध कराई जा रही है। हाल ही में 5 जीनोम सीक्वेंसिंग मशीनें मध्य प्रदेश को प्रदान की गई है और मैं बताना चाहूंगा कि ये दुख की बात है, इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर देश में 28 जीनोम सीक्वेंसिंग जो है मशीनें ही है, मतलब लैब ही है, और वहां जो है ये बहुत कम है क्योंकि राज्यों को बहुत समय लग जा रहा है कि कौन सा वेरिएंट है पता करने में। तो केंद्र सरकार को छत्तीसगढ़ को भी जो है
जीनोम सीक्वेंसिंग लैब जो है उपलब्ध कराना चाहिए। यहाँ भी जीनोम सीक्वेंसिंग की तकनीक के लिए अनुमति देनी चाहिए बिना किसी प्रकार का पक्षपात किए, और केंद्र सरकार को जल्दी से इसमें कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। सर, इसको लेकर क्या कोई आवेदन लिखा गया? जी बिल्कुल, आवेदन लिखा गया है, लगातार चर्चा की, लगातार बात की जाएगी, लगातार मांग। ठीक है, मैं लौट रहा हूं मणि जी। राजीव जी, वाकई में जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर लगातार चर्चा हो रही है और कई बार ये सवाल मैंने आपसे भी किया है, आप लोगों ने भी उठाया है, और सवाल यही है कि सर इतने सांसद गए, क्यों नहीं मांग करते हैं, क्यों एक आध भी मशीन उपलब्ध नहीं कराई गई, क्यों एक लेग भी ओपन नहीं करवाई गई? देखिए, अभी जो मशीनें हैं वो जो घनत्व के हिसाब से है, जो बड़े राज्य हैं उनको दिए गए हैं, चाहे कोई भी राज्य हो, पर जीनोम सीक्वेंसिंग की टेक्नोलॉजी है, डॉक्टर साहब भी बता पाएंगे, तो ये मशीनें आप यहाँ पर भी मंगवा सकते हैं अपने है। तो लेकिन चाहे तो अगर सरकार के अंदर अगर हमदर्दी हो जनता के प्रति तो उसे उपलब्ध करवा सकती है अपने संसाधन। हर चीज के लिए हम केंद्र से मांग करें और उसको लेकर राजनीति करें, पत्र लिखें, ये होता है पॉलिटिकल फायदा लेना। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे राज्य हैं जो इन हाउस डेवलप कर सकते हैं। कौन से राज्य सरकार ने स्वयं उपलब्ध कराया है देश में? अभी तक केंद्र सरकार अगर ऐसा है राजीव जी, तो क्या मध्य प्रदेश में अब तक नहीं स्थापित हो जानी चाहिए थी? अगर यही है तो फिर बीजेपी शासित राज्यों में क्यों स्थापित नहीं हो पाई? छत्तीसगढ़ को देने में क्या समस्या है? इस पर राजनीति ना हो तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन राजीव जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, आपने बड़ी बात का जिक्र किया था कि हमें आर्थिक तंत्र को भी चलाते रहना है और कोरोना से भी बचना है। सर, सवाल यह है कैसे संभव हो पाएगा? मतलब यह है कि क्यों ना हम आने वाले कुछ दिनों बाद जिन कुछ सख्तियों को लागू करेंगे उन सख्तियों को अभी लागू कर दिया जाए। क्यों विपक्ष और सत्ता पक्ष साथ में बैठकर इस मसले पर चर्चा नहीं करें? क्योंकि आपके राजनीतिक दल में भी कई व्यापारिक प्रकोष्ठ के नेता हैं, आपके राजनीतिक दल में भी कई ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग हैं और कांग्रेस में भी है। तो क्यों ना साथ में बैठकर हम छत्तीसगढ़ वासियों को संक्रमित होने से बचाने का काम करें? बहुत अच्छा सुझाव है आपका, मिलकर इस बारे में हम बात कर सकते हैं। भाई, अर्थतंत्र बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया, और अभी अगर हम कड़ाई करें और आगे फिर ढिलाई रहेगी, आगे आनंद रहेगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि सरकार खुद पहुंचती है, आयोजन करती बड़े बड़े भीड़ को बुलाने के लिए, तो कम से कम ऐसे आयोजन से सरकार को दूर रहना पड़ेगा। आज भी मैंने देखा बहुत सारी बैठक हो रही थी, तो सरकारी नगर निगमों में पालन नहीं हो रहा है, सरकार के ऑफिसों में पालन नहीं हो रहा है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हम राजनीति से दूर रहकर अभी से अगर ये बिहेवियर ट्रेंड करना, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हमको कोरोना के साथ जिंदगी चलाने का अपने बिहेवियर डालनी पड़ेगी। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और सैनिटाइज करना हाथों को, शरीर को, ये हमको अपने व्यवहार में लाना होगा। और व्यवहार में देखिए, व्यापारियों ने तो बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है। तो सरकार सोई हुई है छत्तीसगढ़ की। आप देखेंगे कोई भी दुकानों में जाएंगे तो लिखा रहेगा कि मास्क के बिना सामान नहीं दिया जाएगा। आजकल रस्सियां बांध दी जाती है, पहले लिखा था वेलकम, आजकल रस्सियां लगा दी जाती है कि आप आगे नहीं। तो व्यापारी संगठन तो काम कर रहे हैं, सरकार को चाहिए कि अपने संसाधनों से अपने लोगों। राजीव जी, आपने कई बातों का जिक्र किया, संक्षेप में एक और सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं मणि जी के पास जाऊंगा, फिर डॉक्टर साहब से कमेंट लूंगा। सवाल ये सर, क्या बीजेपी ने तमाम तरह के कार्यक्रमों को बंद कर दिया है? क्या बीजेपी नेताओं की तस्वीरें निकलकर सामने नहीं आ रही है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती हुई? क्या बीजेपी नेता अब नहीं नजर आ रहे हैं बिना मास्क के? अगर सिर्फ कांग्रेस की जिम्मेदार है तो क्या दूसरे राजनेता नहीं है? बिल्कुल, हमने अपना कार्यक्रम बंद कर दिया है। जो हमारा ट्रेनिंग सेशन चल रहा था, यानी हमने उस ट्रेनिंग सेशन को बंद कर दिया। अब हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं वापस ऑनलाइन हो रहे हैं। हमारा एक व्यापक ट्रेनिंग सेशन चल रहा था, प्रशिक्षण वर्ग था, उसे हमने समाप्त कर दिया है। और इसके अलावा भी हमारे जितने जो पहले बैठकें होती थी, जिले की बैठकें या प्रदेश की बैठकों को हमने रद्द कर दिया है। और हम जनता को संदेश दे रहे हैं कि अभी भीड़ में इकट्ठे ना हो ताकि ये स्प्रेड ना हो। लेकिन सरकारी कार्यक्रम बदसूर जारी है। ठीक है, मैं मणि जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, जिस बात का मैं जिक्र राजीव जी से कर रहा था, वही सवाल आपसे भी समझना चाहूंगा कि क्यों ना जो सख्ती हम आने वाले 10 दिनों बाद, 15 दिनों बाद लगाने वाले हैं, उस पर अभी से विचार किया जाए, ताकि ये जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं इसे कंट्रोल किया जा सके। क्यों नहीं शादी ब्याह के लिए गाइडलाइन तय कर दी जाए? क्यों नहीं हम दुकानों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के जो घेरे बनाते हैं उन पर विचार कर लिया जाए? क्यों ना मास्क को लेकर और सख्ती बरती जाए?
क्यों ना दुकानों को ऑड इवन के फॉर्मूले पर खोलने का विचार किया जाए, क्योंकि आने वाले 10 दिनों बाद अगर संक्रमण दर और बढ़ती है तो फिर हमें तो वीकेंड कर्फ्यू पर जाना पड़ेगा, जो कि दिल्ली और कुछ राज्यों में शुरू हो चुका है। तो उस तरह की स्थिति ना हो, उसके लिए कुछ कदम तो अभी से उठाए जाएं। देखिए दीपेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कदम धीरे धीरे उठाए जा रहे हैं। अचानक से अगर किसी चीज को लागू कर दिया जाएगा तो बहुत सारी चीजें जो है कोलैप्स होने का डर होता है। अभी हाल ही में नाइट कर्फ्यू भी शुरू किया गया है कई स्थल कई जगहों पे। मैं आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस के एक तो बड़े आयोजन होने वाले थे, कार्यक्रम होने वाले थे, उन्हें भी रद्द किया गया है और लगातार कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि क्षमता से जो है 30% लोग ही वहां उपस्थित होंगे किसी भी सभागार में, किसी भी जगह पर। तो सावधानी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं कदम उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल जी, डॉक्टर शरद पंडित, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि बच्चों को जो लगातार संक्रमण ना होता दिखाई दे रहा है, इसे रोकने के लिए क्या कोई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं और परिवार के अंदर किस तरह की व्यवस्थाओं को लागू किया जाए ताकि बच्चों को संक्रमित होने से बचाया जा सके? देखिए, सर्वप्रथम तो यह है कि जो है यदि कोई काम नहीं है, अनावश्यक रूप से बाहर न जाए। परिवार के वो सदस्य जो बाहर जाना जिनका आवश्यक नहीं है, उनको बाहर नहीं भेजा जाए। बच्चों का और बुजुर्ग लोगों का घर में रुक सकते हैं वो, और घर में रहें। दूसरा ये है कि जिन लोगों को बाहर जाना है वो पूरी तरह से सतर्कता के साथ जाएं, यानी जो बात बार बार कही जा रही है, मास्क का उपयोग करना। दूसरा जो है सोशल डिस्टेंसिंग, वो अपने बाहर जाते हैं तब मेंटेन करें, और हैंड वॉशिंग और सैनिटाइजेशन, इन चीजों का ध्यान रखें। और घर पर आने के बाद भी जो है अपना चीजें जो है अलग से जो है अपना एक जो है जो गारमेंट्स हैं, कपड़े हैं, वो चेंज वेंज करते हैं, शूज वगैरह चप्पल्स हैं, ये बाहर उतारे ताकि घर में कहीं किसी तरह से भी जो है वो इन्फेक्शन नहीं पहुंचे। ये आदत कई भारतीय परिवारों में अब डाल दी गई है कि जो है अंदर जब फैमिली के साथ जाते हैं वो, तो बाहर ही कहीं आउटलेट में वो अपने शूज बदलना, सॉक्स बदलना, अपने गारमेंट्स या कपड़े जो पहन के गए थे उनको चेंज करते हैं, उनको अलग रख दीजिए। तो इस तरह से एक जो है एक सामान्य फार्मूला है जिसके द्वारा सुरक्षा हम परिवार के अन्य सदस्यों को कर सकते हैं। दूसरा, इम्यूनाइजेशन का कवरेज यदि एल्डरली लोगों ने लिया है तो बच्चे भी जो है हर्ड इम्यूनिटी के माध्यम से सुरक्षित हो जाते हैं। तो दूसरी चीज ये है कि हम यथासंभव कोशिश ये करें कि घर में अधिकतम लोगों का जो है जो उस टारगेट ग्रुप में आते हैं उनका इम्यूनाइजेशन हो जाए, और इम्यूनाइजेशन हो जाने से जो बच्चों का इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है वो भी सुरक्षित हो जाएंगे। अब देखिए, जो 15 से 18 वर्ष तक के उनका टीकाकरण तो अब चालू हो गया है। जो प्रिकॉशन डोज है वो 60 वर्ष के जो ऊपर के लोग हैं या कोमार्बिडिटी के साथ लोग हैं, उन लोगों को भी जो है लगाने का अभियान जो है वो एक दिन बाद प्रारंभ हो रहा है। तो ये सब कवरेज यदि हम अपना इम्यूनाइजेशन का अच्छा रखेंगे, बॉडी में जो एंटीबॉडीज रहेंगी, मेंटेन रहेगा उसका लेवल, तो जो बच्चे अनइम्यूनाइज्ड हैं या जो घर में ऐसे सदस्य हैं जिनको टीकाकरण के टारगेट ग्रुप में नहीं आते हैं, वो स्वतः सुरक्षित हो जाते हैं। तो मेरा इसमें समझाने का ये तरीका है कि कुछ सामान्य सावधानी के साथ हम स्वयं को, अपने परिवार के सदस्यों को, सबको बचा सकते हैं यदि हमने कुछ ये सावधानियां अपनाई तो मेरा ये कहना है कि इनका पालन किया जाए और हम लोग जो है उस सतर्कता को रखें। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं अब बेहद महत्वपूर्ण है, चूंकि समय का अभाव है और मैं अब कमेंट ले नहीं पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी अपील हम आप लोगों से यही करना चाह रहे हैं कि अपना और अपने परिवार का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। अगर अति आवश्यक नहीं है तो फिर घर से मत निकलिए, और किसी भी तरह के धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक कार्यक्रमों में जाना तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि कोरोना जिस गति से बढ़ रहा है, जिस स्पीड से बढ़ रहा है, वो आपके, अपने परिवार के और समाज के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।